नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ उसमें कैसे अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुने होंगे, तो वो सब क्या है, उसका क्या यूज है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे। सर्कुलर मोशन, सबसे पहले बेसिक चीज़, सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ट्रेस करे, ये सर्किल है, ये सेंटर है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये है एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे था, पॉइंट ए पे था, और वहाँ से मूव करके पॉइंट बी पे चला गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये थीटा एंगल पे था, डी थीटा मूव किया और बी पे चला गया, ठीक। पोजीशन जैसे लीनियर मोशन में पोजीशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, एक रेफरेंस से एक डिस्टेंस, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट अगर है, अगर पोजीशन डिफाइन करना हुआ एक लीनियर मोशन में, तो हम बताएंगे कि ये R1 पे था, फिर थोड़ी देर के बाद R2 पे चला गया, यहाँ था, यहाँ चला गया, तो R1 पे था, R2 पे चला गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये जो R था लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में वो थीटा हो जाता है कि ये एक थीटा पे था। थीटा कहाँ से होता है, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे इसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे कि किस पॉइंट से किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो R पे है, R1 पे है, R2 पे है, R3 पे है, वैसे ही इसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट नॉर्मली ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो यहाँ होता है, इस पोजीशन को नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और यहीं से थीटा गया है, या थीटा प्लस डी थीटा गया है, या 90 डिग्री गया है, या कहाँ पे उसका क्या पोजीशन है, वो इसके रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं। इसको रेफरेंस नॉर्मली लेते हैं, अनलेस अदरवाइज कुछ और लिखा रहे, नॉर्मली इस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस लेते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में वो थीटा एंगल गया है, या पाई एंगल गया है, पाई/2 एंगल गया है, कितना वो मोशन ट्रेवल किया है, कितना वो सर्कुलर मोशन वो ट्रेवल हुआ है, वो हम लोग थीटा में डिनोट करते हैं। तो जैसे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। लीनियर मोशन में जो हम डिस्प्लेसमेंट r से दिखाते थे, इसमें डिस्प्लेसमेंट थीटा से दिखाते हैं। लीनियर मोशन में क्या करते थे, dr/dt जो वेलोसिटी होता था, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है dθ/dt। मतलब ये जो dθ कितने, dθ जो चेंज इन उसका पोजीशन हुआ है, डिवाइडेड बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, दैट इज थीटा, इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन, पोजीशन वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता था लीनियर, वैसे ही सर्कुलर वेलोसिटी में ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन में, और dθ/dt ओमेगा होता है। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, dv/dt या dr/dt, दो बार डिफरेंशिएशन, पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता था, या वेलोसिटी वेक्टर का एक बार डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देता था। वैसे ही अल्फा भी जो होता है, अल्फा होता है, तो ये भी d⍵/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और d2θ/dt2, ठीक है।
तो देखेंगे कि लीनियर और सर्कुलर मोशन में सिमिलैरिटी है, बस जो इसमें जो लीनियर डिस्टेंस होता था उसमें वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, इसमें जो v होता था वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इसमें वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। इसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन a होता था उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। अब इसमें देखिए एक ये भी चीज है कि ये जो है ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आर डी थीटा है। अगर ये आर अगर रेडियस है, इसका आर अगर रेडियस है तो आर डी थीटा ये वाला है, ठीक है। आर से चलिए कंफ्यूजन हो जाएगा, लीनियर में हम लोगों ने आर को भी आर से दिखाया है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, तो इसको मान लीजिए कुछ और मान लीजिए, रेडियस को एल मान लीजिए। एल डी थीटा जो है वो क्या है, ये है, ये लेंथ, ठीक है। तो एल डी थीटा बाय डी टी ये जो हो जाएगा ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब ये से यहां ये जो है ये है लीनियर डिस्टेंस। एल डी थीटा जो है वो लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, ठीक है। डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, लेकिन ये जो ए बी लेंथ है वो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। और ए बी कैसे रिलेट करता है डी थीटा से, एल डी थीटा इज ए बी। तो एल डी थीटा बाई डी टी ये जो है ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी v एल डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी जो है यही तो ओमेगा है, तो एल ओमेगा जो है वो v हो जाएगा, ठीक है। तो एक यहां पे ये हो जाएगा कि ओमेगा इंटू रेडियस इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस इज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा आर नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं, यहां चूंकि हमने आर से इसलिए एल से कर दिया क्योंकि आर से हम लीनियर वाले डिस्प्लेसमेंट को आर दिखा रहे थे। तो अदरवाइज नॉर्मल कन्वेंशन ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, दैट इज ओमेगा इंटू रेडियस। ऐसे देखिए आया ना, ओमेगा इंटू रेडियस लीनियर वेलोसिटी आ गया। जैसे ये आ गया ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस इज इक्वल टू वी, वैसे ही एक्सेलरेशन भी लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियस इंटू अल्फा, लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में एक और भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे। अभी इसको बस जान लेते हैं कि ये जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये जो है ये किसी भी पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है उससे टेंजेंट है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो अगर इसको हम समराइज करें, इसको समराइज करें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा डी टू थीटा बाई डी टी टू और डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। लीनियर जो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ओमेगा और इससे कैसे रिलेट करता है, ओमेगा और अल्फा से, वेलोसिटी
टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, r इज रेडियस एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा। ठीक है, r इज रेडियस, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी जो तीन जो मोशन के ये थे, जो इक्वेशन थे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने तीन जो लीनियर वाले में देखा था, वो इसमें भी आता है। और बस इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। बाकी इसमें भी वो तीनों काम करता है। जैसे लीनियर वेलोसिटी वाला जो केस होता था उसमें तीन इक्वेशन क्या क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था तीन इक्वेशन। सेम लीनियर वाले केस में भी v के जगह ओमेगा है, u के जगह ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। हाँ, इसका कंडीशन क्या था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये तीनों इक्वेशन था, ये याद रखने की बात है, ये तीनों इक्वेशन था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहां भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये तीनों इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, ये इसमें जो है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हुआ इसमें एक सर्कुलर मोशन में, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी, 2as, 2 अल्फा इंटू थीटा, एस के जगह डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंड एस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन, ये जो हमारा फॉर कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन, ये तीन इक्वेशन जो हमने निकाला था, तो उसी तरीके से फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ये तीनों भी वैलिड है। ये तीनों भी हम इस तीनों के हेल्प से हम सवाल बना सकते हैं अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो और ये सर्कुलर मोशन में हो। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया। अब जो इसका एक मेन कंसेप्ट है, इसका एक मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन हमारे चैप्टर का, वो होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से भी घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो भी उसमें एक एक्सेलरेशन है। क्यों? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी v है, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी था, वो तो थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा जो है वो ओमेगा था, लेकिन v जो वेलोसिटी है, जो इसका ये वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस जगह पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, फिर इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था। मतलब हर जगह पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है सर्कुलर मोशन में? इस जगह पे पार्टिकल का वेलोसिटी है टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है इस पॉइंट पे, टेंजेंशियल रहता है वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि एक रस्सी में बांधा हुआ है, पत्थर ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे इस जगह पे अगर छूटा तो पत्थर चला जाएगा इस साइड। अगर इस जगह पे पत्थर मेरे हाथ से छूटा तो पत्थर इधर फेंका जाएगा, पत्थर ऐसे नहीं आएगा। मतलब इस पॉइंट पे पत्थर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अगर हमने उसे पकड़ करके नहीं घुमाया तो वो इधर चला जाएगा। तो एक्चुअल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है उससे टेंजेंशियल, मतलब सर्कुलर पाथ से जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट के टेंजेंशियल। तो हम देख रहे हैं कि हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ इधर था, यहाँ उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, यहाँ इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, है ना।
तो इवन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रहा है ना, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो देयर इज एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन बोथ। वेलोसिटी तो दोनों से मिलकर बनता है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम भी रहा लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वी कैन से देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजिंग। और उस केस में फिर इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे भी घूम रहा है, अगर ये जो घूम रहा है उसका स्पीड अगर कांस्टेंट भी है तो भी देयर इज एन एक्सेलरेशन। ठीक है, ये देखिए, और ऐसे अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, क्योंकि यहां पर ये देखिए इधर जा रहा था, उसको इधर खींचा तो यहां आ गया, वो उधर नहीं गया, वो इधर आ गया, फिर इधर जा रहा था, फिर उसको खींचा इधर आ गया। तो जहां ये इधर जाने लगता है इसको खींच करके इधर ले आते हैं, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन उसको खींचता है सेंटर की तरफ, और चूंकि उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो इधर खींचने के बाद वो इस सर्किल पे चला जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब तो एक एक्सेलरेशन है ही है। ठीक है, तब तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही है। अभी क्या है कि अगर वेलोसिटी अगर सेम है तो भी एक एक्सेलरेशन है जिसका डायरेक्शन रेडियल है। तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा है रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड था, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे हो रहा है। ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन मतलब उसका ये 5 मीटर पर सेकंड से ही घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो हर जगह चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी चेंज है, तो जो डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन है, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमारे पास सिर्फ रेडियल मोशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम है तो आर इंटू ओमेगा दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो इसीलिए उस केस में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, टू कीप इट इन सर्कुलर पाथ। वो टेंजेंशियली भाग ना जाए, एक फोर्स जो लग रहा है जिसको वो इसको खींच रहा है सेंटर की तरफ, और उस वजह से ये गोल गोल घूम रहा है। वो जो सेंट्री जो यही जो रेडियल जो एक्सेलरेशन है ना, इसी का नाम दिया गया है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मतलब टुवर्ड्स सेंटर। इसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स सेंटर। और ये जो फोर्स जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहा गया है। ये नया टाइप का फोर्स नहीं है, ये जैसे है ग्रेविटेशनल फोर्स या टेंशन फोर्स, जो फोर्स हम जानते हैं वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसे अर्थ जो घूम रहा है सन के चारों तरफ, वो अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है सन, और उसकी वजह से अर्थ गोल गोल घूम रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो क्या है, उसका वो मोशन सेम ही है, एंगुलर वेलोसिटी सेम ही है, ओमेगा सेम है, लेकिन वो जो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी वजह से वो सेंटर की तरफ वो खींच रहा है उसको, तो वो अर्थ टेंजेंशियली नहीं जा करके अर्थ जो है वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू भी बुक में दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं। जैसे इसको अगर निकालना हुआ दोनों का वैल्यू, तो उसको ऐसे डिराइव किया गया है कि जैसे पोजीशन है, पोजीशन इज, ये मान लीजिए आर है, तो ये आर जो है वो है आर कॉस थीटा आई प्लस
आर साइन थीटा जे, आर कॉस थीटा आई मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। तो वो ये वाला वेक्टर हो गया। अब ये जो है, ये जो मूवमेंट हो रहा है डी थीटा मूवमेंट जो हो रहा है, ये वेक्टर जो मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी, तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, आर तो कांस्टेंट है, आर का लेंथ तो कांस्टेंट ही है, आर बाहर, कॉस थीटा आई दैट इज कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, आर ओमेगा बाहर, अंदर में साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। फिर से इसको जब एक्सेलरेशन, फिर से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो v आ गया डी आर बाई डी टी। जब फिर से एक्सेलरेट किए तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी टू। ये जब करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पूरा डिटेल में डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बस यहाँ लिख दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन तो बुक में दिया हुआ है, ये डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेटेड से बनाने का कोई मतलब नहीं। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन प्लस डी वी बाई डी टी यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आया, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा, माइनस मतलब इस डायरेक्शन में, माइनस मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, माइनस मतलब इस, ये है हमारा प्लस, ये पॉजिटिव है, ये इधर इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इन रेडियल डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए, नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए। जब ऐसे करके निकाले हैं एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, और उसको फिर डिफरेंशिएट करके जब हम एक्सेलरेशन निकाले, तो नेट एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं। एक एक्सेलरेशन का पार्ट है रेडियल डायरेक्शन में, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इज रेडियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, ये टुवर्ड्स सेंटर रेडियल डायरेक्शन। और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है तो अपने पास सिर्फ ये एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और अगर इधर भी चेंज हो रहा है तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट है। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें ओमेगा स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर आर है रेडियल एक्सेलरेशन हमारा। अगर यूनिफॉर्म, अगर सर्कुलर मोशन है तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन सिर्फ यही है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर भी है, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने देखा था, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर, अगर हमारे पास वी दिया रहेगा तो वी स्क्वायर बाई आर भी रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है। और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, अब देखिए, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीवी बाई डी टी, और इस डायरेक्शन में है वी स्क्वायर बाई आर, इस डायरेक्शन में।
ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, dv बाई डी टी टेंजेंशियल है, ये रेडियल है, तो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। तो हमें जो इसका जो सम जो नेट एक्सेलरेशन होगा, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो नेट एक्सेलरेशन कैसे हम सीधा सीधा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर निकाल रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देंगे, dv बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर। नेट एक्सेलरेशन ये हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये जैसे इसका अगर दोनों का सम निकालना होता है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर एक दूसरे से अगर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सीधा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ओवर dv बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये अगर मान लीजिए कि थीटा है, तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये अगर थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू dv बाई डी टी बाई वी स्क्वायर बाई आर, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी दिया रहेगा तो। अब ये जो कि टुवार्ड्स द सेंटर ये जो एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, so this will be equal to m v square by r। m v square by r जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अगर किसी मान लीजिए कि अगर रस्सी में बंधा हुआ है, ये रस्सी में बंधा हुआ अगर यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है वो घूम रहा है, तो रस्सी का टेंशन जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। या अर्थ और सन जैसा केस अगर रहे, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो टेंशन या ग्रेविटेशन की वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। उसका नाम सिर्फ सेंट्रीपिटल इसलिए रखा कि टुवार्ड्स द सेंटर है, वो सर्कुलर मोशन केस में टुवार्ड्स द सेंटर है, इसलिए उसका नाम बदल के सेंट्रीपिटल, अदरवाइज है वो ग्रेविटेशन या टेंशन वाला फोर्स ही है। ठीक है, अब एक केस देख लेते हैं जो बहुत उस पर सवाल भी आता है, वो बहुत कॉमन है भी, वो बैंकिंग ऑफ रोड, उसका केस देख लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि जहाँ पर आपको कर्व है, सड़क पे आप चल रहे हैं और वहाँ पे वो टर्न लेना है। ठीक है, सड़क पे अगर आप चल रहे हैं और आपको टर्न लेना है सड़क पे, तो देखिएगा कि सड़क जो है ना थोड़ा सा ऐसे उठा रहता है। अगर ऐसा टर्न लेना है सड़क पे, इधर से जाके ऐसे जाना है, तो सड़क जो है ये वाला साइड थोड़ा उठा रहता है, ये साइड ऊंचा रहेगा और ये साइड नीचा रहेगा, ऐसे करके रहेगा, ऐसा सड़क रहेगा। ठीक है, आप अगर ऐसे जा रहे हैं तो इधर से इधर, तो सड़क जो है वो ऐसा रहेगा। ठीक है, बाहर साइड थोड़ा उठा रहता है सड़क। वो क्यों रहता है और कितना उठाना है सड़क को, तो उसका पर्पस ये है, वो इसलिए रहता है सड़क उठा हुआ कि अगर इधर से अगर गाड़ी ऐसे जाए तो अगर वो उठा नहीं रहेगा तो गाड़ी जो है स्किड करके सड़क से बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा वो देखेंगे अभी, गाड़ी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी है, सड़क अपना प्लेन है, बैंकिंग नहीं है सड़क में। ठीक है, ये कर्व है सड़क में। मान लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैपिटल आर है। सड़क जो है, सड़क जो कर्व है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। अब क्या है कि ये जो कार है सड़क पे, ठीक है, तो उसको घूमना है। घूमने के लिए अभी तो क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन, वेट और नॉर्मल रिएक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका ऐसे कोई मतलब नहीं है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट तो है नहीं।
कार वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए कार का मास और नॉर्मल रिएक्शन वो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लग रहा है सिर्फ उसकी बात करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगना है, ये कार का टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगा तभी ये घूम पाएगा। गोल घूमने के लिए क्या चाहिए हमको? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हमने देखा था अभी कि गोल घूमने के लिए अगर कोई सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा तभी गोल घूमेंगे, है ना। तो गोल घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा यहां? सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है फ्रिक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सड़क और टायर के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है, और तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वही लगाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? mg इसका वेट कार का, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एम जी। म्यू एम जी वही है फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो है ये बराबर इक्वल हो कितना? कार का मास इंटू कार का वेलोसिटी बाई ये। सेंट्रीपिटल फोर्स यही है, कार का मास अगर m है, कार की वेलोसिटी अगर v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या निकाले थे हम? m ओमेगा स्क्वायर निकाले थे, और उसको अगर v से v के टर्म में लिखेंगे तो m v स्क्वायर बाई आर, m ओमेगा स्क्वायर r को m v स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है m v स्क्वायर बाई आर, जिसकी वजह से वो गोल घूम सकेगा, और वो है फ्रिक्शन के द्वारा ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है। जैसे बताया था ना, ग्रेविटेशन हो सकता है या टेंशन हो सकता है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम कट गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी कैपिटल आर, और v जो है रूट ओवर म्यू जी आर। अगर v इससे ज्यादा हुआ, रूट ओवर म्यू जी आर से ज्यादा हुआ, तो फिर फ्रिक्शन उसको घुमा नहीं पाएगा, फ्रिक्शन फोर्स उसको एडिक्वेट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा, और वो घूम नहीं पाएगा, वो उधर चला जाएगा, वो टेंजेंशियली चला जाएगा, उसको इधर खींच नहीं पाएगा, उसको गोल घुमाने के लिए जो टुवर्ड सेंटर खींचना था वो खींच नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर सिर्फ हम फ्रिक्शन पे डिपेंड रहे तो वेलोसिटी बहुत कम रहेगा हमारा, रूट ओवर म्यू जी आर वेलोसिटी ही हमारा इसी वेलोसिटी से हम चलाएंगे तो घूम पाएगा। अगर वेलोसिटी जहां बढ़ाए इससे कि ये तुरंत ही स्किड करके बाहर चला जाएगा। तो अगर हम इसको अगर हम उसको प्लेन रहने दिए और फ्रिक्शन पर डिपेंड है कि फ्रिक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दे, तो बहुत कम वेलोसिटी से घुमाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर उठा देते हैं तो क्या होता है। अगर बाहर वाला साइड उठा देते हैं, इस केस में v हो गया रूट ओवर म्यू जी आर। नो बैंकिंग। यह रोड, इधर से गाड़ी जा रही है और ये बैंकिंग है, सड़क जो है बाहर साइड उठा हुआ है, गाड़ी इधर जा रही है, और ये जो कर्व है, ये जो रोड जो कर्व है उसका ये मान लीजिए रेडियस ये रोड है, ठीक है। अब थीटा एंगल से उठा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। ये कार है। अब जो है mg नीचे है, ये इतना बड़ा कर्व होता है कि हम इसको हॉरिजॉन्टल लेते हैं, ठीक है। अगर हम कार से टुवर्ड्स द सेंटर लें तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि कर्व ये बड़ा सा, ये कर्व जो रोड का होता है वो बड़ा होता है, तो इसको ऐसा मान सकते हैं कि r जो है वो इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर
चूंकि हमको इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, तो हम जो सारा फोर्स है उसको इस डायरेक्शन में हम ब्रेक करेंगे। तो हम एक्सिस कौन सा लेते हैं, ये और ये, ठीक है। mg तो इधर है, mg, ठीक है। n जो है वो इधर है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एट एन एंगल थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन n cos थीटा वो mg के बराबर हो जाएगा। यहां हमने mg को क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि जिस एक्सिस में हमें चाहिए एक्सेलरेशन फोर्स, हम जिस एक्सिस में हम कैलकुलेट करना है, mg उसी एक्सिस में है, क्योंकि हमें चाहिए इस वाले में, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल एक्सिस में ही हमको ब्रेक करना है सारे फोर्स को, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है इस साइड, ये हॉरिजेंटल वाले में, ठीक है। तो इसीलिए हमने mg को नहीं ब्रेक किया, n को ब्रेक करके टुवर्ड्स इस और इस एक्सिस के अलोंग n को ब्रेक करेंगे। तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg हो गया, और n sin थीटा इज इक्वल टू, n sin थीटा जो है वही देगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। n sin थीटा हमारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया mg बाई कॉस थीटा, तो यह इसमें पुट कर देंगे mg बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज mg tan थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स mg tan थीटा हो गया, ठीक है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स mg tan थीटा हो गया, तो हमें mg tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mm कट जाएगा, तो हमारे पास जी आर tan थीटा रूट ओवर इज इक्वल टू वी। अब हम मैक्सिमम कितना वेलोसिटी हमको चाहिए, कितना वेलोसिटी से हमारा सड़क पे किसी गाड़ी को जाना है, उस हिसाब से हम tan थीटा का वैल्यू चेंज कर देंगे। थीटा जितना, मान लो कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसी जगह पे हम रखना चाहते हैं कि 60 के स्पीड में भी कार यहाँ पर मुड़ जाए, या 80 के स्पीड में भी कार इस जगह पे मुड़ जाए, तो वहां पे हमें सड़क कितना उठाना है, तो इससे पुट कर देंगे हम, यहाँ थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे, भी की जगह हम 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जी और आर का वैल्यू, और उस हिसाब से थीटा का वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। तो थीटा उस हिसाब से उतना स्लोप कर देंगे, तो अब क्या है कि अब 80 के स्पीड में भी गाड़ी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल जाएगा, एनफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। इस केस में भी फ्रिक्शन भी ऐड कर रहा है, फ्रिक्शन को हमने कंसीडर नहीं किया। अगर फ्रिक्शन कंसीडर करना हुआ तो फ्रिक्शन वाला भी फोर्स यहां से हम ले लेंगे, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर दिया रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारे पास कितना है टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से कितना रहा है, तो वो भी हम ऐड करके टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स प्लस ये जो mg tan थीटा जो आ रहा है ड्यू टू बैंकिंग, दोनों मिलकर के टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा। यहां पे देखिए कि हम वेलोसिटी जितना मैक्सिमम चाहें वेलोसिटी उतना रख सकते हैं, सिर्फ हमको थीटा बदल देना है अकॉर्डिंगली। सड़क का बैंकिंग बदल देंगे तो कितना भी हम वेलोसिटी रखें वो बाहर साइड स्किड नहीं करेगा। यहां पे देखिए वैसा नहीं था। अगर हम सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड करें तो सड़क और टायर के बीच का जो म्यू है वो फिक्स है, सड़क और टायर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स है, जी फिक्स है और आर फिक्स है। तो वहां पे हमारी वेलोसिटी लिमिटेड थी कि भाई म्यू जी आर का रूट ओवर ही हम चला सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम चाहें तो स्पीड और बढ़ा दें, अगर बैंकिंग और बढ़ा दें तो स्पीड और ज़्यादा स्पीड पे घूम सकता है। तो यहाँ पे ये फायदा है। तो इसीलिए सड़क का बैंकिंग करते हैं हम लोग कि मैक्सिमम जो स्पीड पे हमें चाहिए कि वहाँ घूम जाए और उस स्पीड पे वो स्किड ना करे गाड़ी, तो हम उस हिसाब से उतना थीटा पर बैंकिंग कर देते हैं सड़क। तो अगर फ्रिक्शन वाला आएगा तो इस तरह जोड़ दीजिएगा, ठीक है।
दोनों को जोड़ करके टोटल निकालिएगा। अगर फ्रिक्शन ऐसे नॉर्मली ये वाला जो होता है ये उससे बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन से जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है उससे ये बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली इसको सिर्फ इसी को कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन पे हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए बैंकिंग का ये अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कई बार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। कोई से घूम रहा है सर्किल में तो बोलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r बाहर लग रहा है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई बाहर की तरफ नहीं लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है ना, जिसको कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं उस केस में, जिस केस में कि हमारा इनर्शियल, हमारा फ्रेम जो है वो इनर्शियल नहीं है। जिस फ्रेम को कंसीडर करके हम रोटेशनल मोशन पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह लगा रहे हैं, फोर्स किधर है, कितना एक्सेलरेशन है, वो सब निकालने के लिए हम जिस फ्रेम में बैठ करके वो सारा काम कर रहे हैं वो फ्रेम इनर्शियल नहीं है। अगर वो फ्रेम जो है वो खुद ही रोटेशनल मोशन, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो वहाँ पे हमें उस फ्रेम को इनर्शियल बनाने के लिए, सो दैट कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें काम करे, वैलिड हो सके, तो उसके लिए हम एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं सो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इनर्शियल हो जाए। और वो स्यूडो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वो बाहर साइड में आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, दैट इज mv²/r होता है। तो ये जो फोर्स लगाते हैं, अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो गया और उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें लगा सकते हैं। अब जैसे क्या है, अगर हम किसी बैठे हैं, वो जो एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह होता है उसमें केबिन में बैठे और केबिन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। केबिन जो है, मान लीजिए कि हम ऐसे बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं और केबिन अलोंग दिस एक्सिस गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमको तो वो लगेगा कि वो विथ रेस्पेक्ट टू मी वो चेंज हो नहीं रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, उसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, कुछ उसमें ये नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो एक्सेलरेशन हो रहा है। जब इनर्शियल फ्रेम से हम देखेंगे, ये तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रेम गोल गोल घूम रहा है ना। अब जैसे हमने देखा था ना, हमने इसके पहले वाले क्लास में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर था, उसमें भी हमने देखा था कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नॉन इनर्शियल रहता है, जैसे लिफ्ट में अगर हम खड़े हैं, तो उसमें अगर हमें किसी पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट में रखा है तो उस पर कितना एक्सेलरेशन है, कितना फोर्स, अगर उस पर हमको लगाना है, तो उसमें भी हमें जो लिफ्ट का मोशन था उसके अगेंस्ट में एक्सेलरेशन लगा करके, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट में हम एक स्यूडो फोर्स लगा देते थे और उसके बाद उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते थे, तो हमारा उस पे जो, उस ऑब्जेक्ट पे जो नेट एक्सेलरेशन होता था वो निकल जाता था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लगा सकते थे उस पर। तो इस केस में अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर अब मुझे इस पे लगाना है, तो हमारा तो, अगर हम अंदर बैठे हैं तो हमारा तो फ्रेम जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना हुआ तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इस रोटेटिंग बॉडी के अंदर में है, ये जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर में ये है। तो बाहर से अगर कोई बंदा देख रहा है तो वो क्या देखेगा? एक mg फोर्स है, एक न्यूटन एन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और मान लीजिए कि ये यहीं पे फिक्स है, ये जो है इधर नहीं अगर जा रहा है, तो इसका मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इसको इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है
वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है जिसकी वजह से ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बाहर से जो देख रहा है वो देख रहा है कि एक फ्रिक्शन फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये घूम रहा है। लेकिन जो अंदर में बंदा बैठा है वो देख रहा है कि ये तो स्टैटिक है। जो अंदर बैठा बंदा है उसको तो ये स्टैटिक लग रहा है। तो वो चूंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, तो वो जो है जो एक्चुअल फोर्स लग रहा है अगर उतना ही वो देखेंगे तो उसको फिर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगेगा। अगर मान लो एक्चुअल जो इस पे फोर्स लग रहा है, अगर वही सारा फोर्स हम इसमें दिखाएं तो ये तो स्टैटिक नहीं है। एक फ्रिक्शनल फोर्स तो अनबैलेंस है, mgn एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, लेकिन ये जो F है ये तो अनबैलेंस फोर्स है, तो इसलिए स्टैटिक नहीं रहना चाहिए। तो क्या होता है कि जो अंदर बैठा बंदा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बनाता है, और जो एक्सेलरेशन जो ये इधर हो रहा है v²/r जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, तो इस पे mv²/r फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगाता है, जस्ट टू make the frame of reference inertial so that Newton's law can be applied। तो न्यूटन्स लॉ अब क्या है, न्यूटन्स लॉ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है mgn बैलेंस कर ले रहा है एक दूसरे को, और ये फ्रिक्शन फोर्स और ये जो mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो स्यूडो फोर्स लगा है, ये एक्चुअल में फोर्स नहीं है, लेकिन ये फ्री बॉडी में ये लगाया गया है ताकि हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकें, और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके हम देख सकें। तो यहाँ देखिए अब न्यूटन्स लॉ आप लगाइए तो इधर F इधर है, इधर mv²/r है, F = mv²/r रहेगा, और ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो अब जो है ये बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है, नेट अनबैलेंस फोर्स कुछ नहीं है, और ये बॉडी रेस्ट में है। तो जो अंदर बैठा है उसको लग रहा है हाँ रेस्ट में है, इस पे F mv²/r और n और mg फोर्स लग रहा है। ठीक है, यही जब फील करते हैं जब हम कार के अंदर होते हैं और कार टर्न होता है। कार जैसे हम कार के अंदर बैठे हैं और कार ऐसे टर्न हुआ ऐसे, तो हम कौन सा फोर्स अपने ऊपर फील करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। जब बॉडी फ्री बॉडी बनाते हैं तो मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, हम अंदर बैठे हुए हैं, तो हम फील करते हैं हम पे कौन सा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि लग रहा है, सीट और मेरे बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला फोर्स छोड़ देते हैं, जो वर्टिकल फोर्स है उसको छोड़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करें तो ये लग रहा है, लेकिन हम फील क्या करेंगे, एक न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हम जो है इसमें एक आउटवर्ड फोर्स mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसमें लगाएंगे, और तब हमें क्या फील होगा, हमें ये फील होगा कि mv²/r बाहर साइड लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है सीट और मेरे बीच का अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर एनफ नहीं है तो हम बाहर साइड ऐसे जा रहे हैं थोड़ा सा, मतलब ये इस साइड में बॉडी हमारा ऐसे हो जाता है, बॉडी हमारा थोड़ा सा ऐसे उधर बाहर साइड में सरक जाता है अगर गोल ऐसे जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जैसे कि हम बैठे हुए थे लिफ्ट में, तो हमको लिफ्ट ऊपर नीचे जब हो रहा था तो हमें लगाना पड़ रहा था, हमें लग रहा था कैसा, हमें फील होता था कि हमारा वेट बढ़ गया है। तो उसमें क्या था, उसमें लिफ्ट जो जा रही थी जिधर, तो उसके उल्टे साइड में हम फोर्स लगाते थे, स्यूडो फोर्स लगाते थे। अगर लिफ्ट नीचे जा रही थी तो हम ऊपर साइड में स्यूडो फोर्स लगाते थे, और हमें लगता था कि हमारा रिएक्शन जो है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन वो हम पे बहुत कम हो गया, हमको वेटलेस लगता था। तो वही यहां पर भी जा रहे हैं इधर, तो एक स्यूडो फोर्स लगा, क्योंकि हमारे नॉन स्टैटिक फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, तो एक स्यूडो फोर्स इधर लगाए और हमें फील हुआ कि हम इधर जा रहे हैं, है ना। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है जो कि अगर ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है तो लगाना पड़ता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो दैट न्यूटन्स लॉ कैन बी
अप्लाइड। अब यहां न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम अंदर में रहेंगे, हम जब कार में बैठे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हम पे एक नेट फोर्स इधर लग रहा है और हम इधर बाहर साइड जा रहे हैं। mv²/r लग रहा है हमारे ऊपर, जो फ्रिक्शन से ज्यादा है तो हम सीट पे उधर खसक गए। ठीक है, तो यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक और इसी का एप्लीकेशन है यही नॉन इनर्शियल फ्रेम का, अर्थ, जब अर्थ अगर घूम रहा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। ये अर्थ ये भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, है ना, एक्सिस पे रोटेट हो रहा है ऐसे अपने एक्सिस पे। तो अगर यहां कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो भी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। अगर इस पूरे अर्थ को अगर बाहर से, कोई अर्थ के बाहर से देखे तो ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रहा है। तो जैसे घूमते हुए वाले इंक्लोज्ड केबिन में वो बैठा था तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, तो ये अर्थ भी घूम रहा है तो ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना। तो इस केस में भी जो अपरेंट वेट होगा तो वो अर्थ का जो ओमेगा है, अर्थ का जो रोटेशनल जो वेलोसिटी ओमेगा है, तो m ω² बाई आर, आर जो ये है, आर है ये डिस्टेंस आर, क्योंकि ये अर्थ ऐसे घूम रहा है तो यहां पे कोई बंदा बैठा है तो उसके लिए रेडियस ये होगा घूमने का आर। ठीक है, तो m ω² बाई आर, ये जो है ये अपोजिट साइड में लग रहा है। तो जो इसका mg है, जो mg टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इसे फील क्या होगा, इस बंदे को फील होगा कि इसका वेट अपरेंट, इसका वेट जो है वो कम है एक्चुअल mg से। ये अगर थीटा है तो m ω² r का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो कम है mg, मतलब mg माइनस ये जो m ω² r का जो कंपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा, इससे माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग mg वाला डायरेक्शन, अलोंग mg डायरेक्शन। तो ये जो है उसको लगेगा कि अपरेंट वेट कम है। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई इक्वेटर पे बैठा है, इक्वेटर पे अगर कोई बैठा है तो उसमें m ω² r, m ω² बाई आर, m v² बाई आर, सॉरी m v² बाई आर, सॉरी गलत हो गया, ये जो है ω² r या m v² बाई आर, तो ये m v² बाई आर, m v² बाई आर। ठीक है, m v² बाई आर ये इधर लग रहा है, mg इधर है, तो अपरेंट वेट mg माइनस m v² बाई आर उसका इक्वेटर पे रहता है। ठीक है, ये m v² बाई आर जो है ना, ये इतना छोटा है क्योंकि r बहुत बड़ा होता है। r जो है कितना बड़ा है, ये रेडियस तो 3000 किलोमीटर के आसपास होता है ना। तो m v² बाई आर बहुत छोटा होता है, तो mg से थोड़ा सा, लेकिन वो इफेक्ट है ना। अपरेंट वेट यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में m v² बाई आर लग रहा है, mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो mg पे कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है m v² बाई आर। तो ये हर, तो कितना, किस जगह पे, किस पोजीशन पे कितना अपरेंट वेट उसका कम ज़्यादा होगा, वो एक उसका डेरिवेशन दिया हुआ है बुक में, वो देख लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट यही है कि जैसे हम अगर बैठे हुए हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो हम जो फील करेंगे तो उस वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, तो न्यूटन्स लॉ लगा करके हम वहाँ पर नेट फोर्स लगाएंगे। एक स्यूडो फोर्स हमको लगाना पड़ेगा सो दैट हम न्यूटन्स लॉ लगा सकें वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि या तो कार में बैठे हैं तो भी हमें फील होता है बाहर साइड जा रहे हैं, वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो इनर्शियल फ्रेम बनाने के लिए न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो सके उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कार में बैठे तो, या फिर रोटेटिंग, कहीं भी रोटेटिंग केबिन में बैठे हुए हैं, या अर्थ अगर बड़े लेवल पे देखें तो अर्थ खुद घूम रहा है। हालांकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बहुत कम होता है क्योंकि ये आर बहुत छोटा होता है।
आर सॉरी बहुत बड़ा होता है तो mv²/r बहुत छोटा हो जाता है, बट स्टिल वो भी एक है। एक और कंसेप्ट है इसमें। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो जो जितना था वो अभी हम लोग डिस्कस किए ही। एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत कुछ और क्लियर करता है कि एक बाल्टी में पानी भरा है और वो घूम रहा है वर्टिकल सर्किल में, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? ये कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, यूनिफॉर्म इसका सर्कुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो वो कितना से घूमेगा जो कि वो यहां पे रहे तो पानी नीचे ना गिरे। जब वो टॉप पे रहे, बाल्टी उल्टा है पानी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमेगा तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। जैसे रस्सी भी हम ऐसे करते हैं, घुमाते हैं, रस्सी में पत्थर बांध के अगर वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं तो भी एक पर्टिकुलर स्पीड से अगर घुमाएंगे ना तो वो एकदम स्ट्रेट रहता है, वो टाइट रहता है, ऊपर जाने के बाद भी वो गिरता नहीं, वो टाइट रहता है। तो वो एक सवाल रहता है इसमें। तो इसमें क्या उसका ये है कि जैसे इस जगह पे पानी का जो टॉप पे है उसका फ्री बॉडी बनाएंगे हम पानी का, ठीक है। तो यहां जब पानी का हम फ्री बॉडी बनाएंगे तो पानी जो है वो बाल्टी पे फोर्स लगाता है और बाल्टी पानी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एन। बाल्टी जो है वो नॉर्मल रिएक्शन एन लगा रहा है। बाकी पानी का बेटी पानी का हम ये लगाए हैं, पानी का फ्री बॉडी बना रहे हैं, बाल्टी नहीं, पानी का, ठीक है। क्योंकि पानी गिरना है नहीं गिरना है वही निकालना है, तो पानी का ये। तो पानी में ये बाल्टी ने पानी पे एन लगाया नीचे और पानी का अपना mg लगेगा नीचे, और ये दोनों मिल करके इसका सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। यही दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r। मान लीजिए ये r है, तो इज इक्वल टू n प्लस mg। अब अगर पानी जो है वो बाल्टी में सटा हुआ है तो n का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। अगर n का वैल्यू अगर पानी नीचे गिरने लगा तो बाल्टी पानी पे कोई रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा। बाल्टी पानी पे नॉर्मल रिएक्शन कब लगाएगा? जब पानी बाल्टी को धक्का देगा। पानी अगर बाल्टी को धक्का देगा तो इसका मतलब है कि पानी नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर साइड धक्का दे रहा है, तभी एन जो है बाल्टी लगाएगा पानी पे, ठीक है। तो जो लिमिटिंग केस है वो ये है कि एन का वैल्यू वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, तब पानी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो अगर एन 0 ले लेते हैं तो mv²/r इज इक्वल टू mg और v इज इक्वल टू √/gr। इस वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी रहा तब पानी नीचे नहीं गिरेगा, और इस वेलोसिटी से अगर कम हो गया तो पानी नीचे गिर जाएगा। क्योंकि इस वेलोसिटी से कम हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 0 से कम हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन मतलब अगर 0 हो गया, इससे अगर कम हो तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, मतलब पानी नीचे गिर जाएगा, है ना। पानी बाल्टी में सटा रहे मतलब उसको पानी जो है बाल्टी को धक्का दे और बाल्टी नॉर्मल रिएक्शन लगाए उसमें। अगर नीचे गिरने लगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 होता है तो v √/gr होता है। तो ये √/gr वेलोसिटी से ये अगर घूमता है तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। सब में वही है, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉ के बेस पे जो भी सवाल बनेगा सब में वही है, चाहे वो फ्रिक्शन का सवाल हो, सर्कुलर मोशन का सवाल हो, या नॉर्मल लीनियर मोशन का सवाल हो, इनर्शियल फ्रेम हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, सब का कंसेप्ट वही है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो आपको एक फोर्स एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए, अदरवाइज फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और देखिए कि उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। वो अगर आप विजुलाइज कर सके ना कि उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, अगर वो विजुलाइज कर सके तो एकदम आसानी से बनेगा सारा सवाल, ठीक है। तो आप
और उम्मीद करते हैं कि जो ये वाला था अपना, ये सर्कुलर मोशन वाला, इसके पहले फ्रिक्शन वाला और उसके पहले न्यूटन्स लॉ वाला, ये सारा जो वीडियो देखने के बाद आप एक बार जब ये सब दिमाग में आपके बैठ जाएगा, जब आप इसको बिल्कुल ही आप समझ जाएंगे जो मैंने बताया, तो उसके बाद फिर आप जब सवाल बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसान होगा और आप सही सही बना सकेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो करना ही है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही अच्छा होगा। बाकी बेसिक्स ये है, आप इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए, बनेगा, खूब आराम से बनेगा, एकदम सही सही बनेगा। ठीक है, तो ये था अपना सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी पावर वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आसान है थोड़ा, कंपैरेटिवली बहुत आसान वो टॉपिक है, थोड़ा सा बेसिक्स हैं एक दो, वो आसान टॉपिक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो देखते हैं। अभी के लिए